अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। घर पे रह के ना सिर्फ इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे होंगे बल्कि साथ ही साथ इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। माय नेम इज रदा खालिद। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का हमारा जो ये लेसन होगा ये होगा सेंटेंसेस के बारे में। यानी हम ये देखने वाले हैं कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। इससे पिछले वीडियो लेसन में और पिछले लेसन्स में हमने ये पढ़ा है कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट नजर से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। इस बात का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो आज का ये पूरा वीडियो लेसन इस बारे में है। लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 दोनों के दोनों लेसन इसी बारे में है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इधर देख लें। लेसन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर होगा 19 से लेकर 21। लेसन नंबर 5 का टॉपिक है सेंटेंसेस और उसके अंदर हमने पढ़ना है कि फ्रेजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, कैसे कहाँ लिखे जाते हैं, इनका क्या मीनिंग है। आइए इसकी रिविजन करते हैं और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस ओनली व्हेन अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। सो ये बात हमें पता चल गई कि ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी लफ्जों का एक झुंड या इकट्ठा किए गए एक लफ्जों का ग्रुप, लेकिन दैट मेक सेंस ओनली व्हेन अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। ये सिर्फ तभी आपको सेंस या मीनिंग देंगे जब आप इनको एक सेंटेंस के अंदर इकट्ठा करके लिखेंगे। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि अलग से ये मीनिंग देते हैं, नहीं देते। ओके, पहली बात, दे डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और वर्ब। इनके अंदर कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। ना आपको किसी नाउन का पता चलेगा, फर्स्ट नाउन मेन नाउन का, ना उसके अलावा आपको किसी एक्शन का पता चलेगा। लेकिन इसमें फिर क्या होगा? हाँ जी, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, यानी वो एक्स्ट्रा बात, वो ऐसा फ्रेज जो हमारे सेंटेंस को मीनिंग दे। ठीक है, तीसरी बात पढ़े। दे जस्ट ऐड मीनिंग टू अ सेंटेंस। हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के यानी नाउन और नाउन के एक्शन के अलावा जो बातें होती हैं वो सारी बातें क्या होती हैं? वो फ्रेज होता है। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ये बातें हमें याद रखनी है। अब ये बातें आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि जब हम आगे जाके क्लॉज को स्टडी करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी कि फ्रेज में और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। ओके, सबसे पहले आप आ जाएं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए की तरफ। अंडरलाइन द फ्रेजेस इन दीज सेंटेंसेस। सम सेंटेंसेस मे हैव मोर देन वन फ्रेज। ये बात याद रखनी है, कुछ सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, दे हैव मोर देन वन फ्रेज। यहाँ पर हम एक स्टार बना लें। तो इस बात का मतलब है कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा फ्रेज होंगे। अब आप देखें, अगर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हैं तो फ्रेजेस भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब इस बात को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, जल्दी से कोई एक कलर पेंसिल अपने हाथ में रख लें, क्योंकि जब हम इनको अंडरलाइन करेंगे आप मेरे साथ ये काम अपनी बुक पे सॉल्व करते जाएंगे। आई बॉट दिस ड्रेस फ्रॉम द न्यू स्टोर। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, दिस ड्रेस, यहां तक ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद वाली बात क्या है? कहां से खरीदा गया है? द व्हाई क्वेश्चन, उसको अंडरलाइन करते हैं। फ्रॉम द न्यू स्टोर, ये आपका क्या है? फ्रेज। अगर मैं सिर्फ ये पढ़ूं फ्रॉम द न्यू स्टोर, क्या इसका अपना कोई मीनिंग है? मतलब मीनिंग तो है, इस लफ्ज का मीनिंग है, फ्रॉम का मीनिंग है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा फ्रेज हमें कोई मीनिंग दे रहा है? फ्रॉम द न्यू स्टोर, नए स्टोर से। क्या लिया नए स्टोर से? नहीं पता। हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, और उससे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो एक बात आपने जहन में रखनी है, ऐसा एक सेंटेंस का पार्ट जिसकी अलहदा से कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। अच्छा, अगले सेंटेंस की तरफ आ जाए। नंबर 2, मैंडी हैज इनवाइटेड अस टू हर बर्थडे पार्टी। अच्छा जी, मैंडी हैज इनवाइटेड, ये क्या है जी? वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, अस टू हर बर्थडे पार्टी। ये जो बात है ये हमारा क्या है? फ्रेज। ठीक है, एक और मैं आपको क्लू दे देती हूँ, जो हमारा फ्रेज है ना बच्चों, ये हमेशा एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा।
ठीक है, ओके। अच्छा जी, नंबर 3 इसमें भी ढूंढे हम। आई एंजॉय वॉकिंग अलॉन्ग द बीच। आई सब्जेक्ट है, एंजॉय वॉकिंग ये हमारी वर्ब है विद एन एडजेक्टिव। अब ये बात अलॉन्ग द बीच ये है फ्रेज। नंबर 4 आई सॉ अ कैट विद अ लॉन्ग ग्रे टेल इन द गार्डन। आई सॉ अ कैट ये बात क्या हो गई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद विद अ लॉन्ग ग्रे टेल पहला फ्रेज, इन द गार्डन ये दूसरा फ्रेज है, क्योंकि हमने ये बात की थी some sentences may have more than one phrases और इन phrases को साथ साथ लिखा जाता है। ओके, यहां तक ये 4 sentences सबको समझ आ गए। ओके, अब हम एक और सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज बी की तरफ। नंबर 5 आई एम ईटिंग अ डिलिशियस केक। आई सब्जेक्ट, एम ईटिंग हमारा वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये बात अ डिलिशियस केक ये हमारा है फ्रेज। तो बच्चों यहां तक हमारा ये सेंटेंस और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। हमने ये देख लिया कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा फ्रेजेस कैसे लिखे जाते हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, यानी हमने ढूंढ लिया सेंटेंस के अंदर फ्रेज कहां पे लिखा जाता है, किस तरह स्टार्ट होता है, पहला वर्ड क्या होगा और किस तरह से उसको सेंटेंस के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 की तरफ आ जाए। प्रैक्टिस बी, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। तो आपने क्या करना है, कॉलम ए में से आपने फ्रेजेस पढ़ने हैं और कॉलम बी में उसके ऑपोजिट लिखे हैं, उल्ट लिखा है, उसके साथ उसको मैच करना है। ये काम आप अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं बल्कि अपनी बुक पे ही सॉल्व करेंगे। एक पेंसिल अपने हाथ में ले लें, मेरे साथ इसको बुक पे सॉल्व करते जाएं। ओके, फर्स्ट वन, इनसाइड द रूम, रूम के या कमरे के अंदर। अब यहां से ढूंढे एक ऐसी चीज जो उसके ऑपोजिट है। हेयर, आउटसाइड द रूम, मैच कर दें। ओके, इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने। ओके, बिहाइंड द गेट, गेट के पीछे, मैच कर दें। ओके, डाउन द स्लोप्स, स्लोप्स के नीचे जाते हुए, ये देखें अप द स्लोप्स, आप इसको मैच कर लें। ओके, अप द हिल, डाउन द हिल, ऑपोजिट समझ आ रहे हैं ना, वेरी इजी, साथ साथ सॉल्व करते जाएं। आफ्टर मिडनाइट, बिफोर मिडनाइट, बिफोर सनसेट, आफ्टर सनसेट, in a rude way, in a polite manner. Okay, at lunch, at dinner. ओके बच्चों, अब सॉल्व होने के बाद तो ये टेबल आपको बड़ा मेसी सा, बड़ा गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन एक बात याद रखें, जब मैं कहती हूँ कि इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं, तो आप इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप इस तरह लाइंस ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप दोनों साइड्स को एक एक नंबर दे दें। एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लें और एक साइड पे ABC लिख लें, स्मॉल लेटर्स ABCD एंड सो ऑन। उस तरह आप मैच करने की बजाय 1 के आगे उसका आंसर लिख लें, फॉर एग्जाम्पल B, फॉर एग्जाम्पल C। ठीक है, उस तरह आपका काम मैसी नहीं लगेगा, लेकिन आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगता है, जैसे आपको समझ आएगी। ठीक है, अच्छा यहां तक हमने फ्रेजेस भी मैच करना सीख लिए, फ्रेजेस के ऑपोजिट्स भी ढूंढ लिए। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस C, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद फ्रेजेस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पर हमने खुद से फ्रेजेस लिखने हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेज लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके मुताबिक जो भी हमारे जहन में आएगा हम लिख देंगे, इजी। नंबर 1, हनी केम होम टू इनवाइट अस। हनी किसी का नाम हो सकता है, सब्जेक्ट है, केम होम टू इनवाइट अस, हनी हमारे घर आया, क्यों, हमें इनवाइट करने के लिए, कहां पर, फॉर डिनर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द बिग ट्रक ब्रोक डाउन, बहुत बड़ा सा एक ट्रक, ब्रोक डाउन मीन्स ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि सड़क के दरमियान वो खराब हो गया। ओके, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के दरमियान में ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक, ब्रोक डाउन मीन्स खराब हो गया, उसका कोई इश्यू हो गया। यहां तक ये बात समझ आ गई। ये आपने फ्रेजेस अपनी बुक के ऊपर ही इसी तरह सॉल्व करते जाने हैं। ऑलराइट, नंबर 3,
he kept his umbrella dash. He kept his umbrella inside the bag. उसने अपनी umbrella बैग के अंदर ही रहने दी. Number 4. The plane took off. जहाज उड़ गया. For its flight. अपनी फ्लाइट की वजह से. Okay. Number 5. I went with Benji. मैं बेंजी के साथ गया. For shopping. Number 6. The teacher praised him. टीचर ने उसकी तारीफ की. प्रेज का मतलब है तारीफ करना. The teacher praised him for his score in maths test. अब देखें यहाँ पे मैंने 2 फ्रेजेस लिखे हैं. For his score पहला फ्रेज, in maths test दूसरा फ्रेज. Number 7. Our cricket team has gone to Manchester. हमारी क्रिकेट टीम मैनचेस्टर गई हुई है. For a cricket match. ठीक है. All right. Number 8. Rita waited at the bus station. रीटा ने बस स्टेशन पे वेट किया, इंतजार किया. For us. सिंपल छोटा सा फ्रेज भी हो सकता है. आप उसको 2 फ्रेजेस में भी लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा में भी लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ तक हमने फ्रेजेस भी लिख दी है और ये एक्सरसाइज भी यहाँ खत्म हो गई. ऑलराइट, तो अब हम करने वाले हैं लेसन नंबर 6. इसका पेज नंबर है पेज 22 और 24. सेंटेंसेस दोबारा से हमने स्टडी करने हैं, लेकिन अब की दफा हम देखेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. यानी अब मैं आपसे वो सवाल करने वाली हूँ कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. यहाँ पर मैंने क्लॉज की डेफिनेशन लिखी है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि इसका फ्रेजेस के साथ क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है. ओके. A clause is also a group of words. तो ये एक बात तो सिमिलर हो गई, एक बात एक जैसी हो गई कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ओके. It works like a noun, adverb और an adjective. लेकिन ये किस तरह काम करता है या इसका मीनिंग कैसे आता है? एक नाउन की तरह, किसी के नाम की तरह. एडवर्ब, एडवर्ब क्या मतलब, किस तरह का है, एक्शन को मजीद डिफाइन करना. और एन एडजेक्टिव या किसी भी नाउन की खासियत को बयान करना. ओके. अनलाइक अ फ्रेज, अ क्लॉज हैज अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट. तो फ्रेज के अंदर तो हमारे पास कोई भी वर्ब या सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अ क्लॉज हैज अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट. ओके. इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन बट नॉट कंप्लीटली. वही बात, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का एक्शन भी डिफाइन किया गया है, लेकिन एंड पे कोई फ्रेज नहीं है. ठीक है. ऑब्जेक्ट को मजीद डिफाइन नहीं किया जा रहा, तो क्या आपको लगता है इस सेंटेंस की समझ आएगी? नहीं. तो ये बात हमें समझ में आ गई कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं और एक से ज्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं. तो ये बात आपने याद रखनी है. मैंने इस बात को इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आपके लिए इसको समझना मजीद आसान हो जाए. ठीक है. कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज या एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं और एक या एक से ज्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं. ठीक है. अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई है तो अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ओके बच्चों, तो अब हमने करनी है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग अ सेकंड क्लॉज. यहाँ पर हमारे पास एक एक क्लॉज लिखा हुआ है हर सेंटेंस में, हमने यहाँ पर दूसरा क्लॉज लिखना है. एक बात मैं आपको बताती चलूं बच्चों, जब हम 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पर हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है. कंजंक्शन से मतलब ऐसे वर्ड्स एंड, सो, इफ, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर. ठीक है. ऐसे वर्ड्स जो 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमने सेकंड क्लॉज यहाँ पर अटैच करना है. आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं. नंबर 1. Molten lava flew down the sides of the hill. Molten lava यानी पिघला हुआ लावा कहां से? Flew down यानी कि उस हिल से, पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ. Flew down means नीचे की तरफ आ रहा था. Down the sides of the hill and conjunction. It spreaded all around. ठीक है.
ओके जी, नंबर 2 डैश आई कुड नॉट सी द शोर क्वाइट क्लियरली। हम यहाँ पर एक कंजंक्शन स्टार्ट में लगाएंगे और आगे हम लगाएंगे इस क्लॉज के बाद यहाँ पर एक कॉमा। ऑल्दो आई वाज स्टैंडिंग nearer, I could not see the shore quite clearly. Number 3, he put away his books. उसने अपनी किताबों को दूर रख दिया because he was tired, थक गया था, of reading, रीड कर करके या पढ़ के थक चुका था। Number 4, I am curious to know, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं whether you are going to the party or not. मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम उस पार्टी में जा रहे हो या नहीं जा रहे। ओके, आप एक चीज नोट करें कि सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या यूज किया है, कंजंक्शंस यूज किए हैं, कहीं पर स्टार्ट में और कहीं पर हमने सेंटेंस के मिडिल में, यानी दोनों के दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए। तो यहां तक बच्चों प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए हमारी खत्म हो गई है। अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग अ मेन क्लॉज टू ईच। अब यहां पर हमने मेन क्लॉज ऐड करना है। मेन क्लॉज ऐड करने का मतलब है कि जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट नेम होगा और क्या नहीं होगा, प्रोनाउंस नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ऑलराइट, आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हम पहले सेकंड क्लॉज को पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद हम आइडिया लेंगे कि यहाँ फर्स्ट में क्या आ सकता है। डैश बिकॉज दे वर मेकिंग मिसचीफ, क्योंकि वो शरारतें कर रहे थे। ओके, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं द टीचर टुक द बॉयज टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। टीचर उन बच्चों को, उन लड़कों को प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले गई बिकॉज दे वर मेकिंग मिसचीफ, क्योंकि वो शरारतें कर रहे थे। ओके, नंबर 2 डैश बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द टैक्स पॉलिसी, क्योंकि उनको टैक्स की पॉलिसी पसंद नहीं आई। तो हम लिखते हैं द वर्कर्स स्ट्राइक्ड, यानी उन्होंने क्या किया, हड़ताल की, आउटसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर उन्होंने क्या किया, हड़ताल की, बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द टैक्स पॉलिसी, क्योंकि उनको टैक्स की पॉलिसी पसंद नहीं आई। नंबर 3 डैश कॉमा आई डिड नॉट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। इस बात का आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कॉमा यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर हमने जो भी क्लॉज लिखना है उस क्लॉज के अंदर एक एडजेक्टिव स्टार्ट में हमने लिखना है लाजमी। ओके जी, हम लिखते हैं यहाँ पर आफ्टर आई गॉट हिट बाय अ कार दैट नाइट, आफ्टर आई गॉट हिट बाय अ कार दैट नाइट, उस रात को जब मैं गाड़ी से टकरा गया, उसके बाद आई डिड नॉट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, मैंने कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया। नंबर 4 डैश whose name was Ned, जिस लड़के का नाम नेड था, there lived a boy near a pond whose name was Ned, एक लड़का जो तालाब के किनारे रहता था जिसका नाम क्या था, नेड था। यहां तक बच्चों हमने प्रैक्टिस बी भी कंप्लीट कर ली। अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है प्रैक्टिस सी, पेज नंबर है 24। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइदर हैव अ फ्रेज और अ सेकंड क्लॉज अटैच्ड टू देम। इन सारे सेंटेंसेस के आगे या तो एक फ्रेज लिखा हुआ है और अ सेकंड क्लॉज, या एक सेकंड क्लॉज लिखा हुआ है। अंडरलाइन द सेकंड क्लॉज और फ्रेज एंड राइट सी और पी अगेंस्ट देम। हमने क्या करना है, हमने उस सेकंड क्लॉज या उस फ्रेज को अंडरलाइन करना है, ओके, और उसके आगे लिखना है या तो सी
यहाँ लिखेंगे P, C लिखेंगे जहां पर वेरी गुड जहां क्लॉज होगा, और P लिखेंगे वेरी गुड जहां पे फ्रेजेस होंगे। आइए इसको स्टडी करते हैं बारी बारी। नंबर 1, he made a clever engine that could follow command. उसने एक ऐसा चालाक इंजन बनाया जो कमांड्स यानी हदायत को फॉलो कर सकता था, उनको समझ सकता था। अच्छा जी, सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। he हमारा प्रोनाउन है, made वर्ब, a clever engine ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद वाली बात क्या है, जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। ओके, that could follow command। अगर आप इसको पढ़ें that could follow command, तो आपको क्या लगता है कि ये एक फ्रेज है या ये एक क्लॉज है? क्या इसमें आपको वर्ब के साथ एक प्रोनाउन नजर आ रहा है या कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है? ओके, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये एक फ्रेज है। ठीक है, P। ओके, नेक्स्ट, Jim lifted the rock without much effort. Jim subject, lifted verb, the rock object, without much effort। क्या ये बात हमें किसके बारे में बता रही है? ऑब्जेक्ट के बारे में, या ये बात हमारी बात को आगे बढ़ा रही है? सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट को मीनिंग दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक फ्रेज है, तो P लिख देते हैं। ओके, नंबर 3, as he came nearer his target, जैसे जैसे वो अपने टारगेट के करीब आता गया, the pilot released the bombs, पायलट ने बॉम्ब्स को रिलीज कर दिया यानी दुश्मन पे छोड़ दिया। अच्छा जी, ये जो बात है इस कॉमा से पहले पहले की, तो ये बात हमें बता रही है कि ये हमारा मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज के साथ एक दूसरा क्लॉज अटैच किया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था ना एक सेकंड क्लॉज है या तो फ्रेज है। फ्रेज हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये सेकंड क्लॉज है, साफ पता चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं यहां से, द पायलट रिलीज्ड द बॉम्ब्स, ये है हमारा क्लॉज। क्यों ये क्लॉज है? क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट दिया गया है, एक वर्ब है, और साथ में उसके साथ मजीद बताया भी गया है कि क्या चीज उसने रिलीज की है। ओके, नंबर 4, यू कैन मेक फायर बाय रबिंग 2 फ्लिंट स्टोन्स टुगेदर। पहली बात, यू क्या है जी, ये हमारी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, कैन मेक वर्ब, फायर ऑब्जेक्ट, बाय रबिंग 2 फ्लिंट स्टोन्स टुगेदर। अब यहाँ पर आप ये देखें, वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, बाय। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट हो सकते हैं। सो बाय रबिंग 2 फ्लिंट स्टोन्स टुगेदर, ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी एक क्लॉज है। ओके जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, 2 फ्लिंट स्टोन्स क्या है, सब्जेक्ट, और रबिंग क्या है, वर्ब। ऑलराइट, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। यहाँ तक बच्चों हमारा लेसन नंबर 6 भी खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम मिलके करने वाले हैं लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सारा काम अपनी बुक्स पे और नोटबुक्स पे सॉल्व करते जाइए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।